साथ ही साथ स्ट्रेटजी नहीं है हमारे पास, साथ ही साथ सर कोई भी गाइडेंस करने वाला नहीं है। टाइम टेबल आ चुका है आपका और एमपी बोर्ड ने डिसाइड कर लिया है कि 4 मार्च को आपका भौतिक शास्त्र का पेपर होगा। हम किस प्रकार से तैयारी करें कि ये सारे के सारे पाठ हमारे दिसंबर तक कंप्लीट भी हो जाए, जनवरी में हम रिवीजन भी कर लें और पेपर के लिए 15 फरवरी के पहले पहले तैयार हो जाए। हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे कि 90% के ऊपर नंबर लेकर आए और अपने माँ बाप को गर्वान्वित महसूस करवाएं। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी है, कितने अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए, क्या टेंशन नहीं लेनी और क्या टॉपिक छोड़ देने, इस सारे सिलेबस को कवर करता हुआ ये लेक्चर आपके लिए। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक तिवारी स्वागत करता हूं आपका अरिविहान के यूट्यूब चैनल पर, जो आप जैसे बच्चों के लिए जो बहुत मेहनती हैं, बहुत अच्छे नंबर लाने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में, उनके लिए करता है काम। जी हाँ, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि मैंने देखा जब क्वार्टरली एग्जाम हुए, क्वार्टरली एग्जाम आपके त्रैमासिक परीक्षाएं हो चुकी हैं और साथ ही साथ त्रैमासिक परीक्षाओं के लिए हमने बहुत बढ़िया सा एक लेक्चर भी बनाया था। उससे मैसेज भी आए मेरे पास और अब हमारे पास जो मैसेज आते हैं वो क्या आते हैं कि सर अच्छा गया एग्जाम, बहुत अच्छे से मदद हो गई, लेकिन जितना प्रतिशत इन बच्चों का है जिन्होंने कहा कि सर एग्जाम अच्छा गया है, ठीक गया है, उससे ज्यादा प्रतिशत उन बच्चों का है। ऐसे बहुत सारे बच्चे वो भी हैं जिसमें जिन्होंने हमें बताया कि सर एग्जाम थोड़ा सा बिगड़ गया है क्योंकि हमारा सिलेबस कवर नहीं हो पाया था, साथ ही साथ स्ट्रेटजी नहीं है हमारे पास, साथ ही साथ सर कोई भी गाइडेंस करने वाला नहीं है, बस बता दिया जाता है कि इतना कोर्स है, हमें पढ़ना है। तो इसी के लिए इसी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम इस लेक्चर में कुछ बढ़िया सी बातें करेंगे और साथ ही साथ स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे। ठीक है, मैं ये मान के चलूंगा कि अभी तक आपका 0 सिलेबस कवर हुआ है, कि आपने कोई भी सिलेबस में कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, जैसे कि कई बच्चों के साथ हो सकता है। मैं ये भी मान के चलूंगा कि हमारे एग्जाम बहुत जल्दी आने वाले हैं, बहुत ही जल्दी, और वो ऐतिहासिक दिन होने वाला है 4 मार्च का, जब आपका भौतिक विज्ञान का भौतिक शास्त्र का पेपर होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी है, कितने अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए, क्या टेंशन नहीं लेनी और क्या टॉपिक छोड़ देने, इस सारे सिलेबस को कवर करता हुआ ये लेक्चर आपके लिए है। 90 दिनों में हम सारा का सारा सिलेबस कवर करेंगे और साथ ही साथ उसके बाद किस प्रकार से रिवीजन करना है और साथ ही साथ कैसे हम अच्छे नंबर लेकर आ सकते हैं, उस बारे में हम इस लेक्चर में करने जा रहे हैं चर्चा। तो चलिए इस चर्चा को शुरू करते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलिए, तो हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम सबसे पहले पेपर का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि पेपर में क्या आता है, कितने नंबर का आता है। तो पेपर के 2 पैटर्न है भाई। पेपर मतलब कि बोर्ड एग्जाम की बात हो रही है, लेकिन यदि अपन साथ में सोचकर ये बात चले कि पेपर का मतलब 100 नंबर का कैसे हो जाता है, तो आपको बता दूं प्रयोगात्मक मतलब कि प्रैक्टिकल के आपको 30 नंबर मिलते हैं। ठीक है, और थ्योरी में जो आपको एग्जाम लिख कर देना है उसमें आपको मिलते हैं 70 नंबर। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप ये 70 नंबर अपनी मेहनत से ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं। तो ये जो 30 नंबर का प्रैक्टिकल है, ये आपके स्कूल में प्रैक्टिकल होगा, प्रयोगात्मक परीक्षा होगी, और उसमें जितने अच्छे तरीके से आप देखो, यदि आपने बाकी चीजें पढ़ी है तो उसमें भी आपका जो वाइवा होगा, मतलब कि मौखिक परीक्षा जो होती है, प्रैक्टिकल होने के बाद जो है छात्रों से पूछा जाता है प्रश्न, वो उसमें भी बहुत अच्छे तरीके से कर लोगे। तो ये 30 नंबर ला पाना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं, ये मैं समझ के चलता हूं, क्योंकि आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करने वाले हैं। आइए अब चर्चा करते हैं ये 70 नंबर हम किस प्रकार से ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई 70 नंबर की तैयारी के लिए अपन बढ़िया तरीके से चर्चा करते हैं, एक एक चैप्टर को साथ में लेकर चलते हैं और सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि किस चैप्टर में से कितने नंबर का आना है। ठीक है, कि कितने कितने चैप्टर्स हैं, कितने कितने नंबर का आना है, किस प्रकार से पढ़ाई करनी है। आइए देखा जाए, सबसे पहले जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि इकाई अध्याय, सबसे पहले तो आपके चैप्टर्स को इकाई में बांटा गया है। हमारे पास कुल 9 इकाई हैं। ये जो सिलेबस हम लेकर आए हैं ये एमपी बोर्ड ने ही जारी किया था। ठीक है, और वो 4 मार्च का जो ऐतिहासिक दिन है वो क्या है, वो भी एमपी बोर्ड का ही टाइम टेबल है। टाइम टेबल आ चुका है आपका और एमपी बोर्ड ने डिसाइड कर लिया है कि 4 मार्च को आपका भौतिक शास्त्र का पेपर होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। एमपी बोर्ड ने जो सिलेबस जारी किया था, जो अंक आवंटित किए हैं, वो कुछ इस प्रकार से देखेंगे। हमारे पास पहला पार्ट है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, दूसरा पार्ट है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, और तीसरा पार्ट है विद्युत धारा। इन 3 पार्ट को मिला के कुल हमारा 16 नंबर का आने वाला है। कितने नंबर का आने वाला है? 16 नंबर का पेपर इन 3 पार्ट से आने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अध्याय 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व, अध्याय 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य, अध्याय 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण, अध्याय 7 प्रत्यावर्ती धारा। इन 4 पार्ट को मिला के आपके टोटल 17 नंबर का पेपर आएगा। ठीक है, तो 17 नंबर किससे आएंगे? इन 4 पार्ट से। 16 नंबर किससे आएंगे? शुरुआत के 3 पार्ट से। अब यदि आप ये 16 और 17 का हिसाब लगा लीजिए तो कितना हो जाएगा भाई?
ये हो जाएगा 7 6 13, हासिल गई 1, और ये आ गया 33। तो यदि कोई बच्चा सिर्फ और सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहा है, यदि इतना पढ़ लेगा काफी होगा क्या? नहीं होगा। यदि जो बच्चा पास होने के लिए पढ़ रहा है उसके कॉन्सेप्ट वैसे ही ले होंगे। ठीक है, चलिए, तो अपन तो ऐसे नहीं है ना कि पढ़ने के लिए, केवल पास होने के लिए पढ़ रहे हैं। हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे कि 90% के ऊपर नंबर लेकर आए और अपने माँ बाप को गर्वान्वित महसूस करवाएं। ठीक है, चलिए भाई आगे चर्चा करते हैं। हम कहते हैं सर विद्युत चुंबकीय तरंगे, किरण प्रकाश की और तरंग प्रकाश की, इन पार्ट को मिलाकर टोटल 18 नंबर का पेपर में आएगा। ठीक है, और आते हैं आगे। अध्याय 11 विकिरण तथा द्रव की ध्वज प्रकृति, अध्याय 12 परमाणु और नाभिक के बारे में बात करें। इन 3 पार्ट को मिला के कितने नंबर का आएगा सर? 12 नंबर का आएगा। ठीक है, और एक और बात, लास्ट में जो आपका 14वें नंबर का पार्ट है वो पार्ट है हमारा अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ, युक्तियां तथा सरल परिपथ। इस पार्ट से कितने नंबर का आएगा सर? इस पार्ट से हमारा 7 नंबर का आएगा। अब ये सारे के सारे नंबर हमें कैसे मिल पाएंगे, हम किस प्रकार से तैयारी करें कि ये सारे के सारे पार्ट हमारे दिसंबर तक कंप्लीट भी हो जाए, जनवरी में हम रिवीजन भी कर लें और पेपर के लिए 15 फरवरी के पहले पहले तैयार हो जाए। भाई 15 फरवरी क्यों कह रहा हूं? टाइम टेबल यदि आप देखेंगे तो 26 फरवरी से आपके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, तो कुछ पहले ही आपको तैयार हो जाना है ताकि दूसरे विषयों पर भी हम ध्यान दे पाए। ठीक है, चलिए भाई, तो आपको ये तो समझ में आ गया कि भाई ये क्या आने वाला है, कितने नंबर का आने वाला है। अब अपन चर्चा करते हैं कि हर एक पार्ट को कैसे तैयार करना है। ठीक है, कैसे तैयार करना है अपने को हर एक पार्ट को और किस प्रकार से ये काम में आएगा। चलिए, हमारा पहला पार्ट है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। मैं ये मान के चलूंगा कि हम अपना कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं 1 अक्टूबर से। क्या मान के चलूंगा? कि हम अपना एक कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं 1 अक्टूबर से, जब आप घर में पढ़ाई कर रहे हैं। साथ ही साथ एक गुड न्यूज भी देना चाहूंगा, एमपी बोर्ड के बच्चे जो अभी भी परेशान है कि क्वार्टरली एग्जाम में परेशानी हो रही है सर, और दूसरे एग्जाम में हमने देखा कि परेशानी तो हो रही है, साथ ही साथ सिलेबस तैयार नहीं है, और ये कैसे होगा ये सब। तो 1 अक्टूबर से जैसे कि आप घर में भी पढ़ाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ अरे यहाँ लॉन्च करने जा रहा है उन्नति 2.0 का बैच, जो इसी पूरी चीज को 6 महीने के अंदर अंदर सारा का सारा कोर्स, मतलब कि आपके पेपर तक आपकी हेल्प करेगा। 6 महीने के अंदर अंदर सारे के सारे कोर्स को कवर किया जाएगा और साथ ही साथ बहुत बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करवाई जाएगी। आइए अब आते हैं अपन पहले पार्ट पर। ठीक है, सबसे पहले तो पहले पार्ट पर अपन आते हैं। क्या क्या टॉपिक है? सिलेबस ये एमपी बोर्ड ने रिलीज किया, मैं अपने से कुछ नहीं लेकर आया हूं, एमपी बोर्ड का रिलीज किया हुआ सिलेबस है और उसी के हिसाब से अपन तैयारी करने वाले हैं। तो पहले पार्ट का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। टॉपिक पढ़ते हैं। भूमिका, इसकी कोई जरूरत नहीं है आपको पढ़ने की। देखो भाई, जो सिलेबस दिया है एमपी बोर्ड ने, केवल हम उसको हाथ में लेकर चलेंगे तो बहुत इजीली तैयारी हो जाएगी। मैंने लिखा है डे 1 से डे 6। क्या करना है आपको? 1 से 6 मतलब 6 दिनों में आपको इसको कवर करना है। साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊं, 5 दिन कितना है? 5 दिन केवल स्टडी करनी है आपको, और 6वें दिन में क्या करना है? 6वें दिन में आपको जो है टेस्ट देना है। क्या करना है अपने को? 6th डे में अपने को टेस्ट देना है, अपना रिवीजन पूरा का पूरा कंप्लीट करना है। आप समझेंगे 5 दिनों में कैसे करते हैं। देखो, विद्युत आवेश के बारे में आपको पता होगा, क्वांटमीकरण से सवाल आता है। किससे आता सवाल? सवाल आता है क्वांटमीकरण से। तो इसमें से क्वांटमीकरण से 2 नंबर का सवाल आ सकता है, और भी टॉपिक आ सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं, इसमें एग्जाम में 2 नंबर का, 2024 के पेपर की बात कर रहा हूं, एग्जाम में इसमें 2 नंबर का सवाल आया है, और साथ ही साथ 4 नंबर का सवाल भी इस पार्ट से मिल चुका है। ठीक है, तो इस पार्ट से 2 नंबर और 4 नंबर की तैयारी करनी है। विद्युत आवेश के बारे में सारी चीजें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्वांटमीकरण को ध्यान में रखेंगे। मैं कह रहा हूं अपन बेसिक पढ़ेंगे। यदि आप विद्युत आवेश के जो दूसरे गुण हैं, जैसे कि कंजर्वेशन की बात करूं, मैं कहता हूं कि जो नियत रहती है उस चीजों की बात करूं, तो उस बात में ये बता दूं कि क्वांटमीकरण तो पढ़ना है, उसको भी थोड़ा बहुत देखना है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसको छोड़ देंगे आप, थोड़ा बहुत देखना है, पर मेन किस पर फोकस करना है? क्वांटमीकरण का। चालक तथा विद्युत रोधी, क्या चालक तथा विद्युत रोधी में टेंशन लेनी ही नहीं है। विद्युत आवेश के मूल गुण, देखो यहाँ पे आना था क्वांटम, मतलब क्वांटमीकरण आवेश का। ठीक, कूलाम का नियम अच्छे से याद रखेंगे, इस पर एक आंकिक प्रश्न बन चुका है। क्या है? इस पर एक आंकिक प्रश्न बन चुका है, इसलिए अच्छे से याद रखें, आंकिक प्रश्नों की भी तैयारी करनी है। ठीक है, आते हैं बहुल आवेशों के बीच बल, ये बहुत कम आता है टॉपिक हमारा। विद्युत क्षेत्र याद रखना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं याद रखना है। एक बढ़िया सा सवाल, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात करता हूं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं? 2 नंबर में बढ़िया सा सवाल बन सकता है। तो आपको क्या करना है? विद्युत क्षेत्र पर ध्यान रख देना है, क्षेत्र की रेखाओं पर। विद्युत फ्लक्स पे ध्यान देना है, द्विध्रुव पर ध्यान देना है। अब भाई फ्लक्स थोड़ा सा रुकते, मैं कहता हूं द्विध्रुव,
4 नंबर में क्या सवाल बन सकता है सर? 4 नंबर में सवाल बन सकता है विद्युत द्विध्रुव से अक्षीय स्थिति में अपने को निकालना है। किसमें? अक्षीय स्थिति में आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए कहा जा सकता है, या निरक्षीय स्थिति में आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए कहा जा सकता है। ठीक है, फिर संतत आवेश वितरण और गॉस का नियम क्या है? गॉस का नियम। गॉस के नियम से 4 नंबर का बढ़िया सा सवाल बन सकता है कि गॉस का नियम क्या है, उसे लिखिए तथा सिद्ध कीजिए, या फिर गॉस के नियम से कूलाम के नियम का निगमन कीजिए। क्या तुम्हें ये वाली बातें समझ में आ गई हैं? जी सर। आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजों पर चर्चाएं करते हैं अपन कि और चीजें क्या है। और चीजें ये हैं कि देखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट है अपने पास गॉस का नियम। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या अपने पास? गॉस का नियम, और साथ ही साथ ये अक्षीय और निरक्षीय स्थिति वाला। यदि आपने इसको तैयार कर लिया तो आपको 4 नंबर इसमें से और 2 नंबर ये परिभाषाओं में से लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अब इसको कैसे तैयार करेंगे सर? डे 1 से डे 5 तक तो मुझे पढ़ना है, वहां से लिखा हुआ कि छठवें में रिवीजन करना है आपको। डे 1 से डे 5 तक आप इनको क्या करिए? बंटवारा कर लीजिए। बंटवारा कीजिए, कुछ इस प्रकार से बंटवारा कीजिए कि 5 दिनों के अंदर अपने को ये केवल ये टॉपिक कवर करने हैं, और कहीं नहीं जाना है, दूसरे रिवीजन पे नहीं ध्यान देना है, केवल ये 5 टॉपिक कवर करने हैं, पर डे 1 घंटे के टाइम में करने हैं। ठीक है, यदि इसे 5 दिन में आप कवर कर लेते तो बहुत बढ़िया बात है। साथ ही साथ इन 5 दिनों में जब आप कवर करेंगे और जो टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा आप उसको लिख लेंगे अपने पास में। ठीक है, ताकि बाद में आप कहीं ना कहीं से उसको सर्च कर सके, ताकि आप यहां से देख सके कि वहां पे क्या कंफ्यूजन हुआ था। ठीक है, छठवें दिन में क्या करना है आपको? बहुत ही बढ़िया तरीके से एक छोटी सी डायरी बनानी है, और उसमें शॉर्ट में ये जितनी भी चीजें इसको शॉर्ट में, जैसे मैं गॉस का नियम, यदि कोई बोलता है कि सर गॉस का नियम क्या है, गॉस ये लिखा हो या गॉस लिखा हो, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। सर गॉस का नियम क्या है सर? तो गॉस के नियम में पूरी परिभाषा लिखने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सिंपल, आप शॉर्ट नोट बनाएंगे, उसमें लिखेंगे क्यू अपॉन में एपिसिलॉन नॉट, ताकि जब आप लास्ट में रिवीजन करेंगे, ठीक है, छठवें दिन में क्या करना है, इसके शॉर्ट नोट बना लीजिए। जब आप लास्ट में रिवीजन करेंगे तो आपको क्यू अपॉन एपिसिलॉन नोट देख के सारी की सारी चीजें याद आ जाएंगी। तो इस प्रकार से आपको 5 दिनों में ये सारे के सारे टॉपिक कवर करने हैं। गॉस का नियम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, द्विध्रुव इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, और ये से जैसे कि क्वांटमीकरण से प्रश्न बन सकता है 2 नंबर का, और विद्युत आवेश के मूल गुणों मतलब क्वांटमीकरण वाला ही 2 नंबर का सवाल बन सकता है। कूलाम के नियम से अंकित प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो चलिए भाई, ये पहले पार्ट की अपन ने तैयारी कर ली। साथ ही साथ एक और चीज बता देना चाहूं, यदि आपको और भी बेहतर तैयारी करनी है तो क्या करेंगे भाई, देखो अरिविहान के ऐप पर क्या आपको विद्युत आवेश एवं क्षेत्र का पूरा एक लेक्चर मिल जाएगा आपको बढ़िया तरीके से। तो सर ये तो यूट्यूब पे भी डाला जा सकता है, लेकिन किंतु परंतु बंधु, वहां पे आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे? तो छठवें दिन में यदि आपको कुछ है तो छठवें दिन में आप क्या काम कर सकते हैं, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये जो लिखा हुआ है ना, पढ़ के सुना देता हूं। विद्युत आवेश और क्षेत्र भाग 1 मतलब लेक्चर है, उसके नीचे 5 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। साथ ही साथ 5 रिक्त स्थान है, एक वाक्य में उत्तर देना, सत्य सत्य, और इसी के नीचे यदि अपन जाते जाएंगे तो धीरे धीरे आपको और भी प्रश्न मिलेंगे, जैसे कि 2 अंक वाले प्रश्न, 4 अंक वाले प्रश्न। मतलब बोर्ड एग्जाम की यदि आपको पूरी तैयारी करनी तो यहाँ पे आपको प्रश्न मिल जाएंगे, उसके उत्तर लिख के देना है, और हम एनालाइज करके भी बताएंगे ऐप पर कि आपके कितने नंबर आ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला पार्ट आपका तैयार हो चुका है। आइए अब चर्चा करते हैं हम दूसरे पार्ट की कि सर दूसरा पार्ट कैसा है। दूसरे पार्ट का नाम है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता पहला और दूसरा पार्ट मिला के है। ठीक है, तो दूसरे पार्ट में भी क्या है सर, दूसरे पार्ट भी में से 4 नंबर का प्रश्न बन सकता है और 2 नंबर का प्रश्न, कितने, 2 नंबर का प्रश्न बन सकता है, और बन सकता है 4 नंबर का प्रश्न। अब 4 नंबर का प्रश्न कैसे आएगा सर, संधारित्रों के संयोजन की बढ़िया से हमें करनी है प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छे से 4 नंबर हम पा सकते हैं। या फिर आगे बताता हूं, समांतर पट्टिका संधारित्र, ये जो टॉपिक है इससे जो डेरिवेशन है मतलब व्यंजक का निगमन करना, वो आ सकता है अपने पास 4 नंबर में। कैसे आ सकता है सर, एक ऐसा प्रश्न आता है, यदि आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम भरा हो तब समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता का व्यंजक निम्नित कीजिए। बढ़िया प्रश्न है, 4 नंबर में मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, और 4 नंबर में क्या मिल सकता है सर, और 4 नंबर में क्या मिल सकता है अपन को, स्थितिज ऊर्जा से संबंधित कुछ चीज मिल सकती है, या फिर विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में। ठीक है, बात समझ में आ गई। 4 नंबर में ये चीजें मिल सकती हैं। 2 नंबर में क्या चीजें मिल सकती है सर, छोटी छोटी चीजें, इनमें से परिभाषा तौर पे पूछ लेगा, स्थिर विद्युत विभव के बारे में पूछ लेगा कि विभव क्या हुआ करता है, विभवांतर क्या हुआ करता है। बात समझ में आ रही है। तो ये अपने पास टॉपिक है जो सिलेबस किसने, एमपी बोर्ड ने रिलीज किया है। भूमिका उसको छोड़ देंगे आप,
विभव को फॉर्मूला पढ़ेंगे, फॉर्मूला लिख भी लेंगे, ठीक है। विद्युत आवेश के कारण विभव, द्विध्रुव के कारण विभव, ये सारे के सारे टॉपिक को अभी के अभी आप नोट कर लीजिए कि इसे सिर्फ और सिर्फ ये टॉपिक अच्छे से कवर कर लेने हैं। साथ ही साथ आपको परीक्षा अध्ययन वगैरह का तैयारी करनी है, मैं एक गारंटी नहीं दे रहा हूं कि इसी में से आएगा, लेकिन यदि ये सारे के सारे टॉपिक एमपी बोर्ड ने रिलीज किए हैं तो कहीं ना कहीं पूरा पेपर इसी से ही तो बनेगा। चलो भाई, तो आपको ये बात समझ में आ गई। इसका भी क्या काम करना है, डे 7 से डे 12, मतलब कि 7, 8, 9, 10, 11 और 12, कितने हो गए, 6 दिन हो गए। मतलब आपको 5 दिनों तक करनी है तैयारी, और वो जो डायरी बनाई थी उसी डायरी में इसके शॉर्ट नोट, जैसे इसमें क्या लिखेंगे आप, केवल और केवल फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर। कोई दिक्कत वाली बात जी नहीं सर। बिंदु आवेश के कारण विभव, यही सूत्र लिख देंगे अपन। द्विध्रुव के कारण विभव, छोटे छोटे से डायग्राम बना के शॉर्ट नोट तैयार रखे, ताकि लास्ट में जब आप एग्जाम देने जाएं उसके पहले आप रिवीजन कर पाए, ठीक है। तो 6वें दिन में क्या करना है आपको, 6th डे में आपको करना है शॉर्ट नोट्स की तैयारी, और बाकी के 5 दिन में आपको इनको डिवाइड कर लेना है, चाहे आप वो 3-3 करके करें, चाहे आप 4-4 करके करें, ये आप पे थोड़ा सा मैं छोड़ देता हूं, क्योंकि वो आप पे डिपेंड करता है आप कितने अच्छे से तैयारी करते हैं, ठीक है। चलिए आपको बता दूं, ये भी आपको मिल जाएगा ऐप पर बहुत बढ़िया तरीके से, यदि लेक्चर पढ़ना चाहते हैं तो पूरा का पूरा चैप्टर अपने पास डाला हुआ है। साथ ही साथ 10 बहुविकल्पी प्रश्नों की तैयारी की जाएगी, इसमें 13 रिक्त स्थानों की तैयारी की जाएगी, 16 एक वाक्य में उत्तर और 6 है अपने पास सत्य असत्य, और साथ ही साथ 2 अंकों वाले प्रश्न भी यहाँ पर मिल जाएंगे। और ऐसा नहीं कि केवल प्रश्न मिलेंगे, साथ ही साथ आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। कैसे करनी है, उसका उत्तर देना है आपको, और उत्तर कैसे देंगे, चाहे तो इस 6वें दिन में आप ये काम कर सकते हैं, उत्तर लिख के फोटो खींच के ऐप पे डाल देंगे, एनालाइज होगा और आपको पता चल जाएगा कि उस उत्तर पे आपको कितने नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए भाई, आते हैं तीसरे पार्ट पर, जो तीनों पार्ट मिला के 16 नंबर का कॉन्सेप्ट बना रहे थे, ठीक है। देखते हैं तीसरा पार्ट हमारा क्या है। तीसरा पार्ट है विद्युत धारा। क्या है अपना तीसरा पार्ट, सर तीसरा पार्ट है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा की सबसे पहले भूमिका है, ठीक है। आइए, विद्युत धारा की परिभाषा है, चालक में विद्युत धारा कैसे होती है, ओम का नियम है। आगे इलेक्ट्रॉनों का अपवाय एवं प्रतिरोधकता का उद्गम, ओम के नियम की सीमाएं, विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता, विद्युत ऊर्जा, शक्ति, सेल, विद्युत विवाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध, श्रेणी तथा पाठ्यक्रम में सेल किरचॉफ के नियम तथा व्हीट स्टोन सेतु। बहुत बढ़िया बढ़िया से टॉपिक यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ये जो प्रश्न है ये आपके 3 नंबर में आ सकता है। कितने नंबर में आ सकता है सर, ये जो प्रश्न है ये हमारा 3 नंबर में आपको मिल सकता है। विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध के बीच में संबंध, ये वाला प्रश्न भी आपको 3 नंबर में अपने आसानी से मिल सकता है, ठीक है। तो इस चैप्टर को भी इसी प्रकार से तैयार करेंगे कि 3 नंबर में प्रश्न आ सकते हैं। एक एक नंबर के प्रश्नों की तैयारी तो आपको यहाँ बहुविकल्पी में मिल जाएगी, रिक्त स्थानों में मिल जाएगी, एक वाक्य में मिल जाएगी और सत्य असत्य में मिल जाएगी। तो इस बात की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है कि सर वो जो पेपर में शुरुआत का जो 28 नंबर का आता है, 28 नंबर में क्या आता है सर, आंकिक प्रश्न आया करते हैं, नहीं आते हैं, बिल्कुल नहीं आते हैं सर। आता है उसमें बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, रिक्त स्थान आता है, सत्य असत्य आता है, एक शब्द में उत्तर दीजिए और आता है मैचिंग। ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी यहाँ पर, तो उसकी टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, ठीक है। तो ये है अपने पास 3 नंबर वाले प्रश्न। और क्या आ सकते हैं सर, ओम का नियम पूछा जा सकता है और ये ताप पर किस प्रकार से निर्भर करता है, ठीक है। क्या है, प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता, ठीक है। यदि इन चीजों को आपने ध्यान से पढ़ लिया, ये 3 नंबर वाले प्रश्न, इसके डेरिवेशन तैयार कर लिए, सिलेबस नोट करते चलेंगे। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, एमपी बोर्ड ने रिलीज किया है। यदि इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लिया तो ये जो अपन ने 3 पार्ट मिले अपने को, कितने पार्ट मिले अपने को जो 3 पार्ट मिले, 1, 2, 3, इन तीनों पार्ट से मिला के आपको 16 नंबर लाने से, कितने नंबर लाने से, 16 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। बात समझ में आ रही है। प्रैक्टिस चाहे तो एक एक नंबर वाली यहां से करते चलिए, इस सिलेबस को कवर कीजिए, और साथ ही साथ इसमें और भी नीचे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा देंगे। क्या स्ट्रेटजी अपनानी है कि भाई 5 दिन हमको पढ़ाई करनी है, 6वें दिन में शॉर्ट नोट बनाना है, और यहां से अपने को एक एक नंबर वालों की प्रैक्टिस करनी है। साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे तो उसकी भी प्रैक्टिस करनी है 6वें दिन में। और पर डे इसको 1 से सवा 1 डेढ़ घंटे का ही टाइम देना होगा, ज्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि आपके पास दूसरे विषय भी है, उनकी भी आपको तैयारी करनी है, ठीक है। चलिए भाई, अब इस 16 नंबर की तो तैयारी हो गई, अब आइए 17 नंबर की तैयारी करते हैं अगले 4 पाठों से, ठीक है। अगले 4 पार्ट में जो चौथा पार्ट है हमारा वो है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। क्या है भाई, भूमिका। भूमिका हर चैप्टर में लिखा हुआ है शुरुआत में, और उससे बहुत ज्यादा कुछ लेना देना नहीं होता है। एक आध नंबर कभी पूछा जा सकता है, तो इसकी खोज किसने की थी, बोले सर ऑस्ट्रेड ने की थी, बहुत बढ़िया, 1 नंबर। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, पर भूमिका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चुंबकीय बल के बारे में आपको समझना है, चुंबकीय क्षेत्र में गति कैसे होती है ये समझना है,
ठीक है, विद्युत धारा आवेग के कारण चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन ये जो टॉपिक है बायो सेवर्ट का नियम, ये 4 नंबर या 3 नंबर में मिल गया तो क्या ही कहना है। बायो सेवर्ट का नियम बहुत अच्छा सा नियम है, आईडीएल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, अनुक्रमानुपाती वाले कॉन्सेप्ट लगाइए और बहुत अच्छे तरीके से ये आपको मिल जाएंगे। इसका आपको मिल जाएगा बढ़िया तरीके से चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी हमारे ऐप पर, ठीक है। बायो सेवर्ट 4 या 3 नंबर में आ सकता है, ठीक है। एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए तथा सिद्ध कीजिए, 4 या 3 नंबर में मिल सकता है। या चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव तो अगले टॉपिक में भी आ सकता है, मतलब अध्याय 5 में भी मिल जाएगा आपको। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर मतलब कि धारा मापी, ये किस प्रकार से काम करता है, ठीक है, इसके बारे में भी चर्चाएं हो सकती हैं। साथ ही साथ परिनालिका के स्वप्रेरकत्व को निकालना ना भूलें, हालांकि ये 5वें पार्ट में हम बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सर बायो सेवर्ट का नियम और साथ ही साथ एम्पियर का परिपथीय नियम। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो 4 या 3 नंबर आपको बहुत आसानी से दिला सकते हैं, ठीक है। और बाकी चीजें तो है ही यहाँ पर, ठीक। इसके भी क्या मिल जाएंगे आपको लेक्चर, यदि आप देखना चाहते हैं तो ऐप पर मिल जाएंगे आपको लेक्चर। और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट बात ये बता देना चाहूंगा, यदि तुम केवल ट्राई करना चाहते हो कि देखते हैं कि कैसा, फिर अपन आगे बैच परचेस करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप ऐप पर आएंगे, ऐप को इंस्टॉल करके तो देखो, पहला लेक्चर तो आपके लिए फ्री है, प्रैक्टिस भी करके देख लेना बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़े, ये आपको मिल गया चौथा पार्ट। अब 5वां पार्ट क्या है, बहुत बड़ा नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है, डे 17 से डे 22, मतलब 5 दिन पढ़ाई करनी है, 6वें दिन में शॉर्ट नोट बनाने हैं और ऐसे क्या करना है, अपने को प्रैक्टिस करना है, ठीक है, और रिवीजन कर लेना है वो 6वें दिन में। और टाइम कितना देंगे अपन, टाइम देंगे 1 से 1.5 घंटे का, जब बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है क्योंकि और भी चैप्टर्स है हमारे पास। आओ भाई अध्याय 5 चुंबकत्व एवं द्रव। अब तुम ध्यान दोगे यहाँ पर क्या है, केवल और केवल कुछ टॉपिक है, भूमिका बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना नहीं है। क्षण चुंबक की यदि मैं बात कर रहा हूं, इसको कई बार दंड चुंबक भी लिखा होगा, एक बार मैग्नेट की कहानी है इस प्रकार से, नॉर्थ पोल और साउथ पोल जिसमें हुआ करता है, उत्तरी और दक्षिण ध्रुव की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसकी अक्षीय स्थिति में क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में ये सारी चीजें कैलकुलेट करने को आ सकती हैं। देखो भाई ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहा नहीं है कभी भी, इस साल भी नहीं आया था, 1 या 2 नंबर का ही आता है, लेकिन इसकी अक्षीय निरक्षीय स्थिति में प्रैक्टिस करने के लिए इसलिए कह रहा हूं, या तो इसमें से आ गया तो बन जाएगा, और इसमें से नहीं भी आया तो पहले पार्ट और दूसरे पार्ट में तो मिल ही जाएगा। चलो भाई चुंबकत्व में गॉस का नियम आपको याद रखना है, चुंबकीकरण और चुंबकीकरण, यह लिखा है चुंबकीकरण में चुंबकीय तीव्रता, इसकी याद रखनी है। पदार्थों के चुंबकीय गुण, ये जो टॉपिक है इस पार्ट में, पूरे पार्ट में ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है। अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, इन पदार्थों के बारे में अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौ चुंबकीय पदार्थ, सारे के सारे गुण लिख लो, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज लिख लो, ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से नंबर पालो, क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है भाई। इस पार्ट में से क्या काम करना है, देखो 23 से और 27 लिखा है, क्या लिखा है 23 से 27, 23, 24, 25, 26, 27, सर इसमें 5 ही दिन दिए, टॉपिक भी तो देखो कम है, 4 दिन में तुम्हें इसमें क्या करनी है पढ़ाई, और 5वें दिन में क्या करना है रिवीजन। शॉर्ट नोट उसी डायरी में छोटा छोटा सा लिखेंगे, गॉस का नियम लिखेंगे, इसके छोटे छोटे से आप पॉइंट्स लिख लीजिएगा, ठीक है, और प्रैक्टिस करेंगे यहां पर से, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से ये तैयारी आपकी हो जाएगी। आओ भाई आगे बढ़ते हैं, और यदि यहां से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यदि आपने ये शॉर्ट नोट बना लिया, नोट्स कर लिया, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छे से आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। चलो भाई तीसरा, चौथा, पांचवा पार्ट तक अपन ने कवर कर लिया। अब आते हैं 6वें चैप्टर पर कि 6वां चैप्टर क्या है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, इससे आते हैं बढ़िया से सवाल और बढ़िया से टॉपिक। देखो सबसे पहले तो फैराडे और हेनरी के प्रयोगों को आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, थोड़ा सा डिटेल में कहानी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कि उन्होंने क्या प्रयोग किए थे। फिर आता है चुंबकीय फ्लक्स, ठीक। अब फैराडे के प्रेरण संबंधी नियम, इसका पहला नियम और दूसरा नियम, अब या तो ये 2 नंबर में पूछ ले या तो ये 4 नंबर में पूछ ले, लेकिन पूछा जाता है, ठीक है। और यदि नहीं पूछा जाता तब भी एग्जाम में आपके काम आता है किसी और टॉपिक में, तो फैराडे के नियम को बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, लेंज का नियम क्या है यहाँ पर भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है लेंज का नियम। लेंज का नियम क्या है, प्रश्न आएगा 4 नंबर में या 3 नंबर में प्रश्न आपको मिल जाएगा कि लेंज का नियम क्या है, और लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के कैसे अनुकूल है, ठीक है। क्या है फैराडे के नियम, इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेंज का नियम अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। अब आते हैं गतिक विद्युत वाहक बल, इसके अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिएगा, और इसके कुछ एक डेरिवेशन उसको भी तैयार करेंगे 3 या 4 नंबर के हिसाब से। आगे प्रेरकत्व, कुंडली का प्रेरकत्व अच्छे से निकाल लेंगे, और कैसे फॉर्मूला डेरिवेशन मतलब कि व्यंजक निर्मित किए जाते हैं इसका भी ध्यान रखेंगे। अगला है प्रत्यावर्ती धारा चरित्र। प्रत्यावर्ती धारा चरित्र बहुत बढ़िया सा टॉपिक,
4 नंबर में प्रश्न आने को चित्र बनाना है, वर्किंग समझा देना है। क्या बनाना है? चित्र बनाना है, वर्किंग समझा देना है, आसानी से आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, और इसका भी हमें लेक्चर यदि चाहते हैं तो बढ़िया तरीके से मिल जाएगा आपको, बढ़िया तरीके से लेक्चर और बढ़िया तरीके से आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाएगा यहाँ। ठीक है, चलिए, और फिर आप तो समझ ही चुके हैं ये कैसे टाइम देना है। डे 1 से डे 6 क्या आ गया? नवंबर। अक्टूबर तक में अपन ने कितना कवर किया सर? अक्टूबर तक में हमने 5 चैप्टर कवर कर लिए हैं। अब यदि 5 चैप्टर अक्टूबर में कवर कर लिए तो आइए नवंबर पे अपन कितने करेंगे? नवंबर में 5 चैप्टर कवर कर लेंगे। डे 1 से डे 6 का कॉन्सेप्ट है 5 दिन पढ़ाई करनी है, 6वें दिन में क्या करना है? नोट्स बनाने हैं, प्रैक्टिस करनी है। इस प्रकार से प्रैक्टिस कीजिए, परीक्षा बोध कर लीजिए, उससे प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलिए इसे करते हैं, सेव करते हैं क्लीन और देखते हैं अपना अगला चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 7। बहुत बढ़िया सा चैप्टर है, एक बार छूट भी चुका है इससे कि एमपी बोर्ड में कोई सवाल मतलब कम सवाल आए, लेकिन ये चैप्टर बहुत बढ़िया है। और चूंकि यदि 2024 में कम सवाल आए तो 2025 में बहुत बढ़िया तरीके से सवाल आ सकते हैं, ये मुझे लगता है पर्सनली। आइए समझते हैं इसमें क्या पढ़ने की आवश्यकता है। सबसे पहले एसी धारा एवं वोल्टता का घूर्णी सदिश द्वारा निरूपण। सबसे पहले ये बता दिया, इसको आपको समझना होगा, समझना है। ठीक है, डिटेल में नहीं जाना है। अब आते हैं प्रेरक पर प्रयुक्त एसी वोल्टता, संधारित्र पर प्रयुक्त एसी वोल्टता। ठीक है, संधारित्र पर प्रयुक्त एसी वोल्टता और प्रेरक पर प्रयुक्त एसी वोल्टता, इसकी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ एलसीआर, आप समझेंगे इसमें मेन टॉपिक क्या मैं बताता हूँ। देखो क्या लिखा है, ये प्रेरक पर मतलब एल, एक इंडक्टर लगा हो, ठीक है, प्रेरक लगा हो, ऐसी कुंडली कॉइल लगी हो और उसमें प्रत्यावर्ती धारा निकल रही हो, तब क्या कहानी होगी। ठीक है, इसी प्रकार से संधारित्र लगा हो, प्रत्यावर्ती धारा उसमें से बहाई जाए, तब क्या कहानी होगी। और साथ ही साथ एलसीआर परिपथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एल मतलब कि ये हो गया, सी मतलब कि ये हो गया और आर मतलब कि प्रतिरोध ये हो गया। और इन तीनों को मिलाने के बाद यहाँ से अपन को बहनानी है, क्या बहानी है भाई? यहाँ से बहनी चाहिए प्रत्यावर्ती धारा। बात समझ में आ रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे आपसे क्या प्रश्न पूछा जाएगा ये भी मैं आपको बता दूं। आपसे पूछा जाएगा किसी एलसीआर परिपथ में कुल वोल्टेज, कुल वोल्टता बतानी है। ठीक है, कुल वोल्टता बतानी होगी। फिर प्रतिबाधा पूछा जाएगा तो आपको प्रतिबाधा बताना होगा। ठीक है, फिर ये पूछा जाएगा कौन आगे चल रहा है, मतलब कि कालांतर कितना है। ठीक है, फेज डिफरेंस अंग्रेजी में बोलते हैं, कालांतर पूछा जाएगा, ये बताना है। फिर करंट का फॉर्मूला पूछा जाएगा, ये बताना है। ये 4 से 5 चीजें पूछी जाती हैं और इस प्रकार से आप 4 से 5 नंबर पा लेते हैं। वैसे 4 नंबर तक के सवाल आ रहे हैं तो हम 4 की ही बात करेंगे। डे 7 से कब तक का टाइम दिया होगा मैंने? डे 12 तक का। ठीक है, 7वें दिन से 12वें दिन तक 5 दिन बहुत बढ़िया तरीके से इनको डिवाइड कर लीजिए। और केवल इन्हीं टॉपिक की मैं बात कर रहा हूं अभी, और किसी टॉपिक के लिए नहीं कह रहा हूं। ठीक है, साथ ही साथ रिवीजन में देखते चलेंगे, बात अलग है, लेकिन ये जो मुख्य है क्योंकि एमपी बोर्ड ने ही रिलीज किए हैं। 7वां पार्ट इस प्रकार से हमारा हो जाता है कवर। ठीक है, और उसके भी यदि आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों की तैयारी करनी है या उस लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से एक बार में पढ़ना है, चाहे तो आप 6वें दिन में ये काम कर सकते हैं कि एक बार में 6वें दिन में ये पूरा लेक्चर का 1 शॉट देख लीजिए। ठीक है, साथ ही साथ उसकी प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छे तरीके से वो पूरा चैप्टर भी तैयार हो चुका होगा। चलो भाई आगे बढ़े, बिल्कुल सर आगे की ओर बढ़ सकते हैं। अब देख रहे हैं 8वां पार्ट। आपने देखा तीसरा हो चुका था, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां, ये 4 पार्ट जो अपन ने अभी बाद में कवर किए, ये आपको देते हैं 17 नंबर। कितने देते हैं? 17 नंबर देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपन विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या पढ़ रहे हैं अपन? विद्युत चुंबकीय तरंगे। बहुत छोटा सा चैप्टर है और बहुत अच्छा सा चैप्टर। देखो डे 13 से 16 दिया है, क्या? 13वें से 16वें दिन तक, नवंबर के 13 मतलब 13 नवंबर से 16 नवंबर तक आपको ये कवर कर लेना है। 13, 14, 15 और 16, 3 दिन में आपको पढ़ाई करनी है और चौथे दिन में इसकी करनी है प्रैक्टिस। अब कैसे करेंगे भाई? 3 दिनों में बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, मैं तुमको समझाता हूँ। पहले तो विस्थापन धारा का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेना। ठीक है, वो पढ़ाया गया है आपको। साथ ही साथ विद्युत चुंबकीय तरंगे जो हैं और विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों में टोटल 7 तरंगे हैं। कितनी तरंगे हैं? 7 तरंगे हैं। अब मैं आपको बता दूं, ये प्रश्न आएगा बहुत बढ़िया से 2 नंबर में। ठीक है, 7 की 7 तरंगे, सबसे पहले की किसने खोज की थी? ठीक है, क्या किया था? किसने इसको खोज की थी? ठीक है, साथ ही साथ इसके उपयोग क्या है? ठीक है, इसके उपयोग क्या है, किसने इसकी खोज की थी, कहां से ये मिलती हैं, ये सारी चीजें यदि आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, इनके साथ ही साथ जो है अपन को क्या करनी है? वेवलेंथ की चर्चा करनी है कि तरंग की लंबाई क्या होती है। ठीक है, और साथ ही साथ तरंग दैर्घ्य के साथ साथ आवृत्ति के बारे में पता कर लेना कि इनकी आवृत्तियां क्या होती हैं। बस इतना ही कॉन्सेप्ट याद रखना है। साथ के साथ वेव को याद रखेंगे, उनका यूज क्या है, कहां उपयोग होती है, साथ ही साथ उनके
खोजकर्ता कौन थे, किन्होंने खोज की थी, तरंग दैर्घ्य क्या है और तरंग दैर्घ्य के साथ साथ आवृत्ति क्या है, ये चीजें आपको याद करनी है, उपयोग क्या है ये चीजें याद करनी है, आसानी से 2 नंबर मिल जाएंगे। ये चैप्टर में से ज्यादा मुझे लगता है 4 नंबर का ही आता है, ठीक है, तो इसको ज्यादा टाइम देना भी नहीं है, ठीक। चलो भाई अब इसको करते हैं क्लीन और बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या होता है। आगे क्या होगा भाई, 8वें के बाद 9वां चैप्टर, थोड़ा सा चैप्टर बड़ा है, डे 17 से 24 तक का टाइम, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, कितने दिन दे दिए मैंने, 8 दिन दिए, बड़ा चैप्टर इसलिए टाइम दिया है, टाइम को इसी प्रकार से मैंने मैनेज किया है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। किरण प्रकाशिकीय प्रकाशिकी यंत्र, भूमिका क्या है, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश का परावर्तन, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इसके सूत्र याद रख लेंगे और साथ में 4 नंबर का कोई डेरिवेशन आ सकता है और या हो सकता है 3 नंबर का एक अंकिक प्रश्न आ सकता है। और अंकिक प्रश्न किससे आएगा सर, यही सूत्र होता है, वह 1/a बराबर 1/v धन 1/u, या माइनस का बीच में साइन आ जाता है, यही सूत्र है जिससे यह अंकिक प्रश्न बन सकता है, यदि बनता है तो, और भी तरीके से बन सकता है पर यह मुख्य हुआ करता है जो हमेशा ही हुआ करता था, ठीक है। चलिए तो इसमें से क्या करना है आपको, प्रिज्म आवर्तन ये समझना, और प्रकाशिक यंत्रों के बारे में तो समझ ही लेना है कि प्रकाशिक यंत्र क्या है, उनमें अंतर क्या हुआ करता है, ठीक है भाई। तो चलो इस प्रकार से अपन करते हैं, इसे सेव करते हैं क्लीन और बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना 8वें पार्ट में क्या क्या टॉपिक हमारे एमपी बोर्ड ने हमें पढ़ने के लिए कहे हैं। तो 8वां पार्ट क्या है भाई, वो है तरंग प्रकाशिकी, हाइगेन के द्वितीयक, समझ में आ रहा है, हाइगेन का जो सिद्धांत है उसको तैयार करना है और साथ ही साथ जो द्वितीयक तरंगिकाएं हैं, ठीक है, तरंगार्क हैं, उसके बारे में पढ़ना है, हाइगेन का सिद्धांत पढ़ना होगा, हाइगेन सिद्धांत का उपयोग करते हुए समतल तरंगों का अपवर्तन, तरंगों का कला संबंध कला असंबंध योग, प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण तथा यंग का प्रयोग, विवर्तन और ध्रुवण, ये बढ़िया सा चैप्टर, इससे भी 4 नंबर का सवाल बन सकता है, ठीक है, तो इसको भी इसी प्रकार से पढ़ना है, पर 25 से 30 तक, मतलब 25, 26, 27, 28, 29 और 30, 5 दिन पढ़ाई करेंगे, 1 दिन रिवीजन करेंगे। और कहां से रिवीजन कर सकते हैं, यदि आपको प्रैक्टिस करनी है 1-1 नंबर की, यहां से कर सकते हैं। 2 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन में आप जो लिख रहे हैं, आपको लगता है कि आपने जो लिखा उसके पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, पर एग्जाम में कट जाते हैं, तो जो आपने लिखा उसको यहाँ पर ऐप पर डाल के देखिए ना, ऐप पर डाल के देखिए, आपको पता चलेगा आपने कहाँ गलती की, लिख के आएगा कि आपने यहाँ पर ये गलती कर दी है, उस गलती को सुधार लेंगे ताकि बोर्ड में अच्छे नंबर ला पाए, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो पार्ट है 8, 9 और 10, इस पार्ट को यदि मिला दे तो टोटल 18 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा सर, इसमें से अपने पास टोटल 18 नंबर का आने वाला है। बात समझ में आ गई तीनों पार्टों को मिलाने पर। और साथ ही साथ एक और बात बता दूं मैं आपको कि इसके पहले जो पार्ट था ना किरण प्रकाश की, क्या पार्ट था इसके पहले सर, इसके पहले पार्ट था हमारे पास किरण प्रकाश की। तो ये जो किरण प्रकाश की, इसे 4 नंबर का प्रश्न मिला था 2024 के पेपर में, तो बहुत अच्छे तरीके से इसकी तैयारी कीजिएगा, ठीक है। चैप्टर बड़ा है और डेरिवेशन भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तरंग प्रकाश की हो गया, अब आते हैं इस चैप्टर पे, 16, 17, 18 इसकी तैयारी हो गई अपनी, ठीक है। अब आते हैं 12 नंबर का, 12 नंबर मतलब ये 3 पार्ट अपने 12 नंबर कवर करेंगे। भूमिका क्या है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये बढ़िया से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बेस पर इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो पूछा जा सकता है। आइंस्टाइन के बारे में पूछा जा सकता है कि आइंस्टाइन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव में क्या खोज की थी, ठीक है। आगे देखेंगे आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण, ठीक है, विकिरण का ऊर्जा क्वांटम, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। ये जो टॉपिक है सिलेबस को नोट कर लीजिए, सबसे अच्छे तरीके से डे 1 से डे 6 में आपको इसको क्या करना है, कवर करना है, ठीक है। साथ ही साथ बहुत अच्छे तरीके से द्रव्य की तरंग प्रकृति और कुछ कुछ इसके नियम याद रख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में बताऊं तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में आपको क्या काम करना है, आपको बहुत सिंपल सा काम करना है, जितनी भी थ्योरी है, क्या है थ्योरी मतलब कि उसकी प्रॉपर्टीज, उसके गुण, वो सारे के सारे पॉइंट आप याद कर लोगे, इतना काम काफी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला चैप्टर। अगला चैप्टर क्या होना चाहिए भैया, अपना हो गया पार्ट 11, तो अब आएगा पार्ट 12 जिसमें पढ़ाया जाएगा परमाणु के बारे में, क्या है, एटम के बारे में। परमाणु में क्या है, उनके मॉडल को अच्छे तरीके से समझ लेना है। हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल समझ लेना है, बोर के क्वांटमीकरण के द्वितीयक अभिक्रिया का डी ब्रॉगली द्वारा स्पष्टीकरण, जो दे ब्रॉगली अपन हिंदी में लिखते हैं उसको डी ब्रॉगली बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये सारी चीजें आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। परमाणु के जो मॉडल है उनके अपन ये पढ़ना है कि मॉडल की क्या कमियां रह गई थी और उसको किस प्रकार से दूर किया गया था, समझ में आ रहा है। इस चैप्टर से क्या पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है परमाणु के जो मॉडल थे उसमें क्या कमियां रह गई थी और उन कमियों को किस प्रकार से हम कर सकते हैं दूर, ये बढ़िया सी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। डे 7 से डे 12 तक आपको इसको कवर करना है। और साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं
5 दिनों में पढ़ाई करनी है और 6वें दिन में आपको क्या करना है, रिवीजन। 5 दिन में क्या करनी है, पढ़ाई, 6वें दिन में रिवीजन। एक छोटी सी डायरी बनाने को बोल चुका हूं, सबको शॉर्ट में लिख देना ताकि एग्जाम टाइम पे वो डायरी से आप रिवीजन कर सकें सुबह सुबह से उठ के, और प्रैक्टिस कर सके परमाणु बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में, रिक्त स्थानों की प्रैक्टिस कर सके, वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चाहे तो आप फ्री में देख सकते हैं, बहुत इजीली चैप्टर 1 आपका फ्री में ही मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए भाई अब अपन क्लीन करते हुए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपन नाभिक चैप्टर को। ठीक है, नाभिक में परमाणु, द्रव्यमान एवं नाभिक की संरचना पूछा जा सकता है, नाभिक का साइज क्या होता है ये पूछा जा सकता है, द्रव्यमान ऊर्जा तथा नाभिकीय बंधन ऊर्जा पूछी जा सकती है, रेडियो एक्टिवता क्या है, नाभिकीय ऊर्जा क्या है, मतलब कि कई बार होता है ना न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय उत्सर्जन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए भाई इसको कब, 13 से 18 तक, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, 5 दिन पढ़ाई, 6वें दिन में अच्छे तरीके से रिवीजन करना है। ठीक है, अगला है और लास्ट पार्ट है, वो 3 पार्ट मिला के कितना हो गया सर, 12 नंबर। ये लास्ट पार्ट है, ये 7 नंबर का आने वाला चैप्टर। 7 नंबर में आपसे क्या पूछा जाएगा सर, 7 नंबर में हमसे पीएन संधि डायोड के बारे में पूछा जाएगा कि पीएन संधि डायोड कैसे काम करता है। साथ ही साथ क्या पूछा जा सकता है सर कि पी टाइप के सेमीकंडक्टर, मतलब पी टाइप के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक में क्या अंतर हुआ करता है, ये बढ़िया तरीके का सवाल बन सकता है। साथ ही साथ क्या है, संधि डायोड का डिस्ट कार्य के रूप में क्या प्रयोग है, ये प्रश्न यदि आया तो ये प्रश्न है, वैसे इस साल भी आया था, क्या प्रश्न होगा भाई, ये प्रश्न आएगा कि चित्र बढ़िया तरीके से बनाइए और समझाइए कि पूर्ण तरंग डिस्टकारी किस प्रकार से कार्य करता है या अर्ध तरंग डिस्टकारी किस प्रकार से कार्य करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से 14 पार्ट दिसंबर के 24 तारीख तक आप अच्छे तरीके से कवर कर चुके होंगे। ठीक है, अब आगे की बातों पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले इसे सेव कर लूं, कर दूं क्लीन, और फिर बढ़ता हूं मैं आगे की ओर। ठीक है, आगे की बातों पे यदि आप ध्यान देंगे तो आप ध्यान देंगे, सबसे पहले अपन अक्टूबर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कहां से स्टार्ट किया जाए सर, अक्टूबर से। अक्टूबर में 23 से 27 तक बात की गई, 27 अक्टूबर तक की बात करनी है। फिर अपना नवंबर आ गया, लेकिन अक्टूबर तो 27 तक का होता नहीं है जी, नहीं 27 तक नहीं होता है। तो इस बीच में अपने को क्या करना है सर, इस बीच में अपने को क्या करना है, पढ़ाई करनी है। कैसे पढ़ाई करनी है, जो चैप्टर अपने पुराने पढ़ डाले उसको अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। ठीक है, और साथ ही साथ यदि बीच में, देखो भाई गारंटी तो आप इस बात की नहीं दे सकते कि आप बीमार नहीं पड़ेंगे, ये कहीं जाना नहीं पड़ेगा। यदि कहीं जाना पड़ता है या बीच में आप बीमार हो जाते हैं तो ये जो बचे हुए जो कुछ दिन है, 27 के बाद 28, 29, 30, 31, ये 4 दिन में अपन बाकी चीजें कवर कर लेंगे। लेकिन यदि मैंने कहा 5 पार्ट अपने अक्टूबर में कवर होने हैं तो 5 पार्ट अक्टूबर में कवर हो ही जाने चाहिए, तभी आप 90% तक खींच पाएंगे अपने अच्छे नंबर। ठीक है, चलिए तो जिस प्रकार से मैंने अक्टूबर में 5 पार्ट शुरुआत के कवर किए हैं, इसी प्रकार से मैं नवंबर की यदि मैं बात करना चाहूं तो नवंबर में आप देखेंगे कि 25 से 30 तक की अपनी बात हुई है। तो नवंबर में 25 से 30 तक कितने, 10 चैप्टर, कितने चैप्टर, 10 चैप्टर नवंबर में पूरे तरीके से कवर हो जाने चाहिए। बात समझ में आ रही है, 16, 17, 18 नवंबर तक की तैयारी अक्टूबर और नवंबर में हो जाए, और पूरी जिम्मेदारी से सीरियस होकर बैठना। ये नहीं कि सर आज नहीं कल पढ़ लेंगे, कल नहीं सर परसों पढ़ लेंगे, आज चालू करेंगे, सोमवार से चालू करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। सीधी बात बता दूं, किसी भी चीज को चालू करने का समय अभी होता है, तुरंत ही स्टार्ट कर देना है। ऐसा नहीं कि सर 1 अक्टूबर सर मंडे से पढ़ेंगे, सर वो परसों सुबह से पढ़ेंगे। यदि ऐसा आप करने वाले हैं तो बिल्कुल अच्छे नंबर नहीं ला पाओगे। यदि तुम अच्छी पढ़ाई करना चाहते हो, अच्छे नंबर लेना चाहते हो, तो किसी भी चीज को शुरू करने का समय अभी का अभी है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि अक्टूबर और नवंबर इन 2 महीने में आप 10 चैप्टर पूरे के पूरे कंप्लीट कर चुके होंगे, ये आप मुझसे वादा कर लीजिए। ठीक है, चलिए भाई आगे देखते हैं। और 4 चैप्टर अपन कब तक खत्म कर लेंगे, तो कब तक खत्म करेंगे हम कर लेंगे 24 तारीख तक 4 चैप्टर कंप्लीट। अब अपन आते हैं 25 से 31 तक की चैप्टर सारे कंप्लीट, रिवीजन हो चुका है, डायरी बन चुकी है अपनी, और अपन ने प्रैक्टिस कर लिए हैं इस प्रकार से यहाँ पर छोटे छोटे, या परीक्षा बोर्ड से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि सर पढ़ डाला सारे चैप्टर, सर इंपॉर्टेंट टॉपिक भी पता चल गए, अब क्या करना है, अब और आगे बढ़ना है, रुक नहीं जाना है कि आपने सारे चैप्टर पढ़ डाले तो हो गया काम। अब आगे कैसे बढ़ना है सर, ये 14 पार्ट है, 25 से 31 तक लगाओ कितना दिमाग लगा सकते हो, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31, कितने दिन हो गए, 7, और पार्ट कितने हैं, 14। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, पर डे 2 पार्ट का आपने डायरी बनाई है ना, उससे अपने को क्या करना है, रिवीजन करना है। क्या करना है, रिवीजन करना है। और ऐसे कोई टॉपिक जो आपको नहीं समझ में आ रहा है उसको तुरंत डिटेल में अभी पढ़ लीजिए। और पढ़ने का एक बढ़िया तरीके से लेक्चर के लास्ट में बताऊंगा तरीका कि किस प्रकार से पढ़ाई करोगे कि याद हो जाएगा। ठीक है, ऐसे 2-2 पार्ट को करके, है ना, क्या करना है अपने को, 2-2 पार्ट करके, 2 सत्ते 14 करके ये पूरा का पूरा सिलेबस
कंप्लीट करना है दिसंबर के एंड तक। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अपन ने अक्टूबर 1 अक्टूबर से स्टार्ट किया, नवंबर गया, दिसंबर गया, लेकिन अक्टूबर नवंबर दिसंबर मतलब इन 3 महीनों में 90 दिनों में अपन ने बहुत अच्छे तरीके से सारे चैप्टर्स की तैयारी कर ली, रिवीजन कर लिया। अब हमारे पास डायरी है जिसमें शॉर्ट नोट्स लिखे हुए हैं और साथ ही साथ रिवीजन का पूरा पूरा सिलेबस है हमारे पास कि जो एमपी बोर्ड ने रिलीज किया था। अब आगे क्या करेंगे, तो आइए अब मैं आपको समझाता हूं कि आपको जनवरी में क्या करना है। ठीक है, तो आप भाई जनवरी की बात करते हैं। जनवरी में डे 1 से डे 14 तक पार्ट 1 समझना, 1 से 14 तक आपको क्या करना है, हर एक चैप्टर का बढ़िया तरीके से क्या करना है, रिवीजन। बढ़िया तरीके से कैसे रिवीजन करना है सर, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब इसका रिवीजन कैसे करेंगे, यदि आप चाहें तो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको मिलेगी टेस्ट सीरीज। क्या मिलेगी आपको, टेस्ट सीरीज मिलेगी। हर एक चैप्टर के ऊपर एक पेपर बनाया हुआ है, 30 नंबर 35 नंबर या 40 नंबर का, जैसा आना है। ठीक है, तो वो बढ़िया तरीके से टेस्ट सीरीज बने हुई है। ऐप पर जाना है, मॉक टेस्ट को, मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई साहब। क्यों इंपॉर्टेंट है ये बता दूं, देखो भाई मॉक टेस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मान लो तुमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई की, जी सर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर ली है, रिवीजन हो गया, सब बनने लगा है, ये तो तुम्हें लगता है सब बनने लगा है, लेकिन जब तुम एग्जाम में लिखकर आते हो तो नंबर क्यों कट जाते हैं। जब तुम्हें लगता है कि तुमको सब बनता है, तुमने अच्छे तरीके से सारा आंसर लिखा था, पूरा प्रॉपर वे में लिखा था, नंबर कहां कट गए, ये आपको बताता है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट इसलिए देना जरूरी है कि मॉक टेस्ट में जब आपने आंसर दिया, आपने आंसर लिख के दिया, मॉक टेस्ट जैसे आप सबमिट करते हैं आपको रिजल्ट मिलता है और आपको पता था इतने नंबर, तब आप उसको दोबारा देखिए और देखिए कहां गलती हुई है, तब आपको समझ आएगा कि यहाँ पर ये गलती थी, यहाँ पर ये गलती थी। तो यदि 40 नंबर में आपके 30 नंबर आ रहे हैं मॉक टेस्ट में ही, तो धीरे धीरे आप उसको परफेक्ट करते जाएंगे और बोर्ड एग्जाम तक आप इतनी तैयारी करेंगे कि 40 में 40 ही आएंगे और 70 का पेपर है तो 70 में 70 ही आएंगे। ठीक है, चलिए तो इन 7 चैप्टर की कुछ इस प्रकार से मॉक टेस्ट देते हुए पर डे 1 में अपने को बैठना है। पहले दिन किसका, चैप्टर 1 का मॉक टेस्ट दीजिए, दूसरे दिन में चैप्टर 2 का मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट का मतलब है आप उसमें हर एक चैप्टर का पूरा एकदम से रिवीजन करते हैं और टेस्ट देते हैं। ठीक है, और ये किसी स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है, टेस्ट अपने लिए, क्योंकि हमें कितने नंबर लाने हैं, 90% नंबर लेकर आने हैं। ठीक इसी प्रकार से डे 3 में, डे 4 में, ऐसे हर एक दिन में 14 दिनों में 14 पार्ट के आपको देने हैं टेस्ट, और इस प्रकार से आपको पूरे अच्छे तरीके से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब आपने क्या किया भैया, आपको पता है सर 14 जनवरी तक हम हो चुके हैं तैयार, कैसे, 30 दिन में हमने किया है रिवीजन, पर डे हमने किया है प्रैक्टिस, 5 दिन पढ़ाई की, 6वें दिन रिवीजन किया, डायरी में हमने शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं ताकि रिवीजन में काम आए, और 1 तारीख से 14 तारीख तक हमने पूरा टेस्ट दिया और सारे टेस्ट में हमने ये पता कर लिया कि हमारी क्या गलतियां, हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए अब यदि आपने ये कर लिया है तो ये 14 जनवरी तक की कहानी तो हो गई है। अब 14 जनवरी के बाद क्या करेंगे अपन, 14 जनवरी के बाद आराम से नहीं बैठ जाना है। अब 14 जनवरी के बाद बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज आती है जो 15 जनवरी से 26 जनवरी तक आपको कवर कर लेनी है। क्या करनी है, 15 जनवरी से 26 जनवरी तक जिसे आपको कवर करना है। अब वो क्या बात है, ध्यान दो, जैसे मैं इस टेस्ट सीरीज की बात कर रहा था, टेस्ट सीरीज में 5 आपको प्रश्न पत्र मिलेंगे। क्या मिलेंगे, 5 प्रश्न पत्र मिलेंगे, पूरे के पूरे फुल लेंथ वाले। फुल लेंथ का मतलब क्या, अभी तक आपने एक चैप्टर का एक टेस्ट दिया, एक चैप्टर का एक टेस्ट दिया, अब आपको क्या करना है, 5 प्रश्न पत्र हल करने हैं। 5 प्रश्न पत्र किस प्रकार से हल करने, जो मॉडल टेस्ट पेपर बनते हैं ना, परीक्षा बोर्ड में भी दिए होते हैं और आपको हमारे पास मिल जाएंगे। ठीक है, हमारे पास थोड़ा डिटेल में आप प्रैक्टिस कर सकते हो, वहां पे केवल पेपर मिलेंगे। ठीक है, 5 प्रश्न पत्र जो मॉडल वाले हैं अच्छे से उनकी तैयारी करनी है। कैसे करनी है सर, 15 से 26 तक में तो बहुत दिन है। देखो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ऐसा है ना, तो आपको क्या करना है, आपको 15 को पढ़ना है। क्या करना है, 15 को पढ़ना है और क्या करना है, 16 को बढ़िया से बढ़िया। अब 3 घंटे क्यों बैठ सकते हो सर, जनवरी का महीना आ चुका है, स्कूल जाना बंद हो चुका होगा, स्कूल जाना बंद हो चुका होगा, दिमाग में टेंशन आ रही होगी कि अब क्या करना है, लेकिन टेंशन वो लोग लेंगे जिन्होंने तैयारी शुरू नहीं की थी। आपने तो कर दी थी ना तैयारी, तो जनवरी का महीना है जहां आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स हो रहे हैं, केवल आप एग्जाम देकर आ जा रहे हैं, दिन भर में बहुत सारे टाइम है, तो अब आप 3 घंटे के लिए, हर एक पेपर के लिए 3 घंटे आप बैठ सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। एक दिन आपको रिवीजन करना है, 15 तारीख को आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। बहुत अच्छे तरीके से केवल रिवीजन कीजिए और पूरे के पूरे 14 पार्ट का रिवीजन कीजिए, और दूसरे दिन आप बैठ जाइए बढ़िया एक टेस्ट देने के लिए। जो टाइम आगे पीछे हो सकता है, मान लीजिए किसी दिन बीमार हो जाए, अब 15 से 26 तक हिसाब लगा लीजिए, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। ठीक है, कितने दिन हो गए भाई, 12 दिन हो गए। तो 2 दिन का अपने दे रखा है, और यदि 2 दिन बचते हैं लास्ट में तो उसमें भी अपन क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। टाइम बिल्कुल नहीं देना है कि यार इतना पढ़ाई कर लिया अब तो थोड़ा सा आराम बनता है, बिल्कुल नहीं। चलो भाई आगे बढ़े, देखो भाई
अब अपन आते हैं फरवरी की, ठीक है, 26 तक तुमको टाइम दिया था। 26 जनवरी के बाद क्या करेंगे सर? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने के बाद पढ़ाई करेंगे। जो 4 से 5 दिन का टाइम छोड़ देता हूं ना, यदि आप बीच में बीमार होते हैं तो उसको वहां कवर करना हो। यदि बीमार नहीं होते हैं, बहुत अच्छी बात है, उस टाइम पे आपको करना है रिवीजन। आते हैं फरवरी में डे 1 से डे 10 तक। ये इंपॉर्टेंट बात है कि भाई हमने बहुत अच्छे तरीके से सारी तैयारी कर ली है, लेकिन आंकिक प्रश्नों का क्या है? आंकिक प्रश्न किस प्रकार से तैयार करेंगे? देखो भाई, पहले क्या होता था, केवल किरण प्रकाशिकी से 3 नंबर 4 नंबर का सवाल आ जाता था, एक अंकिक प्रश्न, और साथ ही साथ एक अंकिक प्रश्न आता था तीसरे पार्ट से, ठीक है। लेकिन किंतु परंतु बंधु, इस बार मैंने देखा 4 नंबर का एक अंकिक प्रश्न आया है। भाई पहले दूसरे पार्ट से आ चुका है, और में भी आते हैं सवाल, क्योंकि साथ ही साथ आपने देखा होगा यदि 2024 के पेपर को थोड़ा एनालाइज करेंगे तो फोर्थ चैप्टर से अपने 3 न्यूमेरिकल आए थे, ठीक है। 3 न्यूमेरिकल मतलब 3 नंबर का एक न्यूमेरिकल आया हुआ था। तो अब आंकिक प्रश्न एमपी बोर्ड ने क्या काम कर दिया, आंकिक प्रश्न हर एक चैप्टर से कहीं ना कहीं से उठा के दे रहे हैं। तो 1 से 10 दिन का टाइम देना है। अब ये फरवरी में क्यों दिलवा रहा हूं सर? फरवरी में इसलिए दिलवा रहा हूं, बीच में तुम रिवीजन कर रहे होते, आंकिक प्रश्नों में भटक के टेंशन में टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखो मैथ्स आएगी तो परेशान होते हैं, कई बच्चे परेशान होते हैं। तो आपको क्या करना है, डे 1 से डे 10 तक अपने को आंकिक प्रश्न करने हैं। परीक्षा बोध के पीछे की तरफ जितने भी आंकिक प्रश्न हैं उन सबको सॉल्व कर डालिए। अब 1 से 10 तक का टाइम है और 14 पार्ट है। अब आपको मैनेज करना है कि 10 दिनों के अंदर 14 पार्ट के न्यूमेरिकल कैसे करेंगे। मैं तो कहता हूं भाई 7 दिन में कवर कर लेना, बाकी 3 दिन में फिर से प्रैक्टिस करना। और यदि आप सोच रहे हैं कि आंकिक प्रश्न और समझना है कि किस प्रकार से आ सकते हैं, एग्जाम में क्या आएगा, तो ठीक है, मैं आपको बता देना चाहूंगा, जब हम लेक्चर्स पढ़ाते हैं ना तो उसके पीछे प्रैक्टिस प्रॉब्लम के भी सॉल्यूशन मिल जाते हैं। मतलब हम करवाते हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम, तो आप वहां से सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं, ठीक है। चलो भाई, तो अपनी ये 10 फरवरी तक की कहानी हो गई। अब 10 फरवरी के बाद एक बस और रह जाता है, जो ये है, क्या है कि 10 फरवरी के बाद 11 फरवरी से 15 फरवरी, मतलब कि 11, 12, 13, 14, 15 फरवरी तक आपको क्या करना है, आपको बढ़िया तरीके से करना है भौतिक प्रश्न पत्र, भौतिकी के प्रश्न पत्रों को हल। और कब के प्रश्न पत्र होने चाहिए? बहुत सिंपल सी बात है सर, 2018, 19 और क्या होना चाहिए सर, 2020, 2021, 2022, 2023 और 2024, ठीक है। कितने प्रश्न पत्र हो गए सर? सर ये तो ज्यादा हो गए सर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सर 7 पेपर हो गए। देखो भाई, कोरोना के टाइम के जो प्रश्न पत्र है वो आपको शायद थोड़े से मिसलीडिंग हो, या कई बार मिलेंगे नहीं, एक टाइम पे कोरोना पेपर नहीं हुए थे, तो ठीक है 5 से 6, 7 पेपर है ना। आपको 2018 बहुत पीछे नहीं जाना है, लेकिन 23, 24, 22, 21, 20, 19 यहां तक आपको 5 पेपर कवर कर लेने हैं, ठीक है। 5 पेपर यदि आपने गत प्रश्नों के प्रश्न कर लिए, क्या गत वर्षों के यदि आपने प्रश्न पत्र हल कर लिए, तो आपको यह भी पता चल जाएगा कि पिछले वर्षों में किस प्रकार के सवाल आए हैं। तैयारी पहले से पूरी हो चुकी है। अब आपको यह भी पता चल गया कि पिछले साल में कैसे प्रश्न आए हैं। और क्यों ये प्रश्न करेंगे भाई? इसलिए प्रश्न कर रहे हैं क्योंकि यदि यह प्रश्न आपने अच्छे तरीके से कर डाले तो आपको यह भी पता रहेगा कि बोर्ड एग्जाम कैसे प्रश्न देता है, और साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन रिपीट होने वाला होगा उसकी प्रैक्टिस तो तुमने कर ली है। अच्छे नंबर, बहुत अच्छे तरीके से नंबर ला सकोगे, ठीक है, अच्छे नंबर ला सकोगे, बिल्कुल ला सकोगे। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये देखो, यहां पर आपको ऐप पर भी अपने सारे के सारे प्रश्न पत्रों के हल मिल जाएंगे। और यदि हल चाहते हो, पढ़ना चाहते हो हल, तो ठीक है, नहीं तो यदि आपको चाहे तो पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो लो भाई, यहां पर आप देख सकते हो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र। क्या देख सकते हो? पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र। तो इस प्रकार से पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस प्रकार से हमने तैयारी कर ली है 15 फरवरी तक। कब तक? 15 फरवरी तक हमने पूरी की पूरी तैयारी कर ली है। हमने 1 अक्टूबर से स्टार्ट किया, 30 दिन के अंदर कोर्स कंप्लीट किया, रिवीजन कर डाला, शॉर्ट नोट्स बना लिए, ठीक है। फिर हमारे पास क्या हो गए, नोट्स होने के बाद हमारे पास प्रश्न पत्रों की तैयारी हो गई। हर एक चैप्टर के मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट दीजिएगा। साथ ही साथ कुछ मॉडल पेपर की प्रैक्टिस की, और साथ ही साथ 5 ऐसे प्रश्न पत्र की, और 5 से 6, 15 से आप 16 फरवरी कर लीजिए, पर 18 से 24 तक सारे के सारे पेपर कीजिए। पर 16 फरवरी के बाद आपके पास टाइम नहीं रहेगा। थोड़ा थोड़ा बीच में क्यों गैप देता गया भाई? बीच में कहीं पे प्रैक्टिकल भी आ सकते, कुछ हो सकता है, टाइम शिफ्ट हो सकता है, लेकिन आपको ये सारी तैयारी कर लेनी है 16-17 फरवरी तक। 16 फरवरी कहना चाहूंगा, क्यों? 26 फरवरी वो डेट है जहां आपके चालू होने वाले हैं
बोर्ड एग्जाम्स, फिर उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा। और 4 मार्च का वो ऐतिहासिक दिन आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि वो जो पेपर होगा जिसमें आप अच्छे नंबर लेकर आने वाले हैं, तो एक अच्छी जगह पर जाएंगे। और यदि आपने गड़बड़ की, मतलब कि आपने पढ़ाई टाइम से चालू नहीं की या टालम टोल करते रहे, तो फिर आप फंस जाएंगे बेटा। तो ठीक है, अब आपको बताता हूं एक बढ़िया सा तरीका जिससे आप पढ़ाई कर सकते हो, चीजों को याद रख सकते हैं। द फेमिन टेक्निक। फेमिन एक बढ़िया से फिजिसिस्ट थे, उनके बारे में मैं आपकी चर्चा करता हूं। ठीक है, फेमिन टेक्निक क्यों कहा जाता है उसे, कि जब भी आपको कोई चीज पढ़नी हो बेटा, जब भी आपको कोई चीज पढ़नी हो तो उसको कुछ इस प्रकार से पढ़ो कि जैसे आप दूसरों को पढ़ाने जा रहे हो। कैसे पढ़ो, जैसे आपको दूसरों को पढ़ाना हो। मान लो गॉस का नियम पढ़ा, मैंने याद कर लिया, लेकिन वही यदि कुछ किसी को, जैसे मैं आपको पढ़ाने के लिए आता हूं, जब मुझे आपको पढ़ाना तो मुझे उसे याद रखना पड़ेगा, क्यों, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी ना। तो ठीक इसी प्रकार से किसी भी चीज को कुछ इस प्रकार से पढ़ाई करने की कोशिश करो कि आप बढ़िया तरीके से किसी और को पढ़ाने जा रहे हो। जब आपको ऐसा लगे किसी और को पढ़ाने जा रहे हो, तो उस प्रकार से एक्सप्लेन करो, देखो भाई गॉस के नियम में ऐसा हुआ करता है, ऐसा हुआ करता है और ऐसा हुआ करता है। तो इस प्रकार से चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रहेंगी। स्ट्रेटजी बता दी है, सारी चीजें बता दी हैं, अब बस एक ही चीज रह जाती है, आपकी पढ़ाई करना। ठीक है, अरिविहान का चाहे तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। 1 अक्टूबर से उन्नति 2.0 का बैच लॉन्च हो रहा है, जो इसी पूरे सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया गया है। ठीक है, तो मैं कहना चाहूंगा ये जो सिलेबस आपने नोट किया, साथ ही साथ सिलेबस नोट किया, 1 अक्टूबर से बैठ जाना है, बहुत अच्छे तरीके से बैठ जाना है और पढ़ाई में जरा सा भी संकोच नहीं करना है। ठीक है, और यदि तुमने सोचा कि आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं सोमवार को करेंगे, इस दिन करेंगे उस दिन करेंगे, ऐसे टालम टोल में नंबर नहीं ला पाओगे बेटा। और यदि इस प्रकार से पढ़ाई की तो 90% के ऊपर बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। इस प्रकार की गारंटी तो मैं दे सकता हूं। हाँ, मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि यदि बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करोगे, ये सारी स्ट्रेटजी फॉलो करोगे, पिछले साल के पेपर प्रैक्टिस करोगे, मॉक टेस्ट दे लोगे, तो तुम अच्छे नंबर ला सकते हो। और 90% से ऊपर नंबर लाने के बाद आपका भी एक फोटो छपेगा अपने जिले में, और हो सकता है आप डिस्ट्रिक्ट टॉप कर जाएं। बिल्कुल, मैं भी ये चाहूंगा आप डिस्ट्रिक्ट टॉप करें और आपके टीचर्स को, मतलब जो आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है, उनको गौरवान्वित महसूस करवाएं। ठीक है, यदि ये सारा का सारा नॉलेज अच्छा लगा है, एमपी बोर्ड के इस अरिविहान वाले चैनल को कर दीजिए बहुत अच्छे तरीके से लाइक, शेयर और करिए इसको सब्सक्राइब और पहुंचा दीजिए उन बच्चों तक। कहां तक पहुंचा दीजिए, पहुंचा दीजिए उन बच्चों तक जो अभी भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। दोस्तों से दूर रहिएगा जो डिस्ट्रैक्शन पैदा करते हैं। अकेले रहो, अकेले रहो, अकेले रहो, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहो। ठीक है, मिलते हैं किसी नए लेक्चर में बहुत अच्छी अच्छी चीजों के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे कहना चाहूंगा गुड डे एंड थैंक यू।